हेलो दोस्तों, आज 12th बोर्ड फिजिक्स BSEB बोर्ड्स जितने भी BSEB की एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं, उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 1। और ये टारगेट बुक का है। कौन सा बुक का है? टारगेट बुक का। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग बिना समय गवाए हुए। और इसी के साथ हमारे पास पहला सवाल आ जाता है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में टेंजेंट, टेंजेंट कहने का मतलब होता है टेंजेंट मतलब tan थीटा, ठीक है। तो ये टेंजेंट बराबर होता है फॉर्मूला इक्वल टू टेंजेंट का नियम के हिसाब से B/BH। अब देखिए ये भागा वाला कहाँ जाएगा? गुना में। तो B इक्वल टू क्या बन जाएगा? BH इंटू tan थीटा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर। कितना नंबर? ए नंबर। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में 1 से 42 तक में या 1 से 70 तक में केवल और केवल 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। 35 गुना 1, ठीक है। 2023 BSEB बोर्ड बिहार यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जितने भी विद्यार्थी हैं सब अचानक इस सेशन से लाइव हो जाइए, जुड़ जाइए। और जो भी न्यू यूजर्स हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल है कि दिष्ट धारा। भाई दिष्ट धारा का मतलब होता है डीसी, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट का प्रेरणिक घात कितना होता है? प्रेरणिक घात होता है दोस्तों 0। प्रेरणिक घात कितना होता है? 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम याद रखिएगा। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो विभव मापी के द्वारा नापा जाता है। और विभव मापी के द्वारा विभवांतर भी नापते हैं। क्या नापते हैं? विभवांतर, जिसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी नापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो जब कोई वोल्ट मीटर आदर्श होता है तो उसका प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है, ठीक है। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट में सवाल चलते हैं। शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। शैथिल्य कहने का मतलब होता है परमेबिलिटीज। और ये शैथिल्य प्रदर्शित सबसे ज्यादा करता है लौह चुंबकीय, जिसको कहते हैं म्यू वैल्यू। इसको क्या कहते हैं? म्यू। और इसका वैल्यू होता है 1 लाख से भी अधिक, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है ना। अनुचुंबकीय इज म्यू इज ग्रेटर देन 1 होता है, प्रति चुंबकीय म्यू इज लेस देन 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक किसने किया था? फैराडे ने। किसने किया था? फैराडे। और यहाँ पर ये भी चीज याद रखेंगे कि आवेश जो होता है, क्या होता है? आवेश। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा यूनिट जो होता है वो आपका फैराड होता है। और 1 फैराड इक्वल टू 96,500 कूलम होता है। 96,500 कूलम, ठीक है। नेक्स्ट में आइए। हाँ देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक कैसा युक्ति है? तो मेरे दोस्त याद रखेंगे, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो AC वोल्टेज को या तो अप करेगा या तो डाउन करेगा। कहने का मतलब होता है अगर लो अप है तो उसको डाउन में चेंज कर सकता है, और यदि डाउन है तो उसको अप में चेंज कर सकता है, ठीक है। इसी के नाम पर स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो AC वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए, ठीक है। इसमें प्राइमरी क्वाइल्स एंड सेकेंडरी क्वाइल्स यानी कि कह सकते हैं हम लोग प्राइमरी टर्न्स होता है और सेकेंडरी टर्न्स होता है, उस पर डिपेंड। अगर अप ट्रांसफार्मर है तो इज ग्रेटर, और अगर डाउन है तो इसका मतलब ही लेसर होता है, ठीक है। ये अप कंडीशन हो गया और ये आपका डाउन कंडीशन हो गया। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल के बाद अब हम लोग आते हैं धीरे से 8 नंबर सवाल पर। किसी को बताइएगा मत, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिए। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है। कोहरा, कोहरा मतलब कुहासा होता है दोस्त, याद रखेंगे। या कह सकते हैं हेज फोटोग्राफी, हेज फोटोग्राफी या धुंध फोटोग्राफी। कैसा फोटोग्राफी? धुंध, धुंध कहेंगे या फिर हेज कहेंगे, ठीक है। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। और इसमें अवरक्त किरण का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड। क्या बोलेंगे? इंफ्रारेड बोलते हैं। इंफ्रारेड किरणों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में आइए। देखिए दोस्त, अगला सवाल में है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को, तो किरण को मुड़ने को अपवर्तन कहते हैं।
और ये इसी के जवाब रहेगा वापस लौटने। अगर लिखा हुआ रहेगा लौटने तो लौटने को परावर्तन कहते हैं, लौटने को परावर्तन कहते हैं, और मुड़ने को अपवर्तन। तो मुड़ने पूछा गया है तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सवाल में आते हैं हम लोग। अगला सवाल, नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर सीधे देखिए, नाभिक को क्या है? मिलने। तो मिलने को कहते हैं संलयन। अगर रहता टूटने यानी कि टूटना, तो टूटना को कहते हैं हम लोग विखंडन। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? नाभिकीय संलयन होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट में आइए, कूलम बल है, तो कूलम बल केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 12 नंबर सवाल में देखिए, किलोवाट प्रति घंटा इसका मात्रक होता है। तो इसमें समझिए मेरे दोस्त, किलोवाट, अगर केवल किलोवाट रहता तो वो होता शक्ति का मात्रक, लेकिन किलोवाट घंटा है तो ये होता है ऊर्जा का मात्रक। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 1 kWh इक्वल टू 1 यूनिट भी होता है, याद रखेंगे, जो बिजली में इस्तेमाल होता है। ठीक है, 1 यूनिट इक्वल टू 1 kWh होता है। ठीक है ना। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऊर्जा का। ठीक है, kWh, और 1 kWh बराबर 1 यूनिट होता है, जो आपका बिजली बिल में आता है। नेक्स्ट में आते हैं, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध। तो स्वस्थ मनुष्य के विद्युत प्रतिरोध होता है 50,000 ओम, इसको याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट में आइए, अगला सवाल न्यूमेरिकल है, समझिएगा। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड के लिए प्रवाहित हो, यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट, तो किया गया कार्य। तो सबसे पहला मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किया गया कार्य पूछ रहा है। ठीक है, तो किया गया कार्य यानी कि पहले याद रखेंगे, चूंकि शक्ति बराबर पावर इंटू वर्क अपॉन टी होता है, तो इस हिसाब से हम लोग W इक्वल टू पी इंटू क्या निकालेंगे? टी। तो W बराबर P, अब P का मतलब होता है V इंटू आई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इंटू टी। अब हमारे पास V कितना दिया गया है? तो V आपका दिया गया 15। कितना दिया गया? 15। करंट I कितना दिया गया? 10 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे 10 एम्पियर। टाइम कितना है? तो 10 सेकंड दिया गया था, गुना 10, तब 15 गुना 10 गुना 10 कितना हो गया? 1500 जूल आपका आंसर हो गया, एक नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे और उसी के बाद हम लोग नेक्स्ट पर आ जाएंगे। समय बिल्कुल ही नहीं लिया जाएगा आपका। टेस्ला इकाई होती है, तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट पर आइए, अगला सवाल भी न्यूमेरिकल है आपका, कि 5 ओम के प्रतिरोध, सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 ओम के प्रतिरोध एक तार जिसका प्रतिरोध 7 वोल्ट 20 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा पूछ रहा है। तो इस सवाल को बनाने से पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूं कि ये प्रतिरोध हो गया 5 ओम का, जो किसी सेल के साथ कनेक्टेड है, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई। ठीक है, करंट आई प्रवाहित हो रही है। इसका मान कितना दिया गया है आपके पास? 7 वोल्ट दिया गया है, और टाइम लिखा हुआ है 20 मिनट। तो 20 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 6 गुना 20 यानी कि 1200 सेकंड। कितना सेकंड? 1200 सेकंड। अब हीट इक्वल टू फॉर्मूला याद करेंगे, हीट इक्वल टू होता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, तो करंट आई का तो वैल्यू नहीं दिया गया हमारे पास, तो हम करंट आई और आर को हटा करके इसका फॉर्मूला चेंज करके ओम के नियम से हम लोग लगाएंगे, तो पता चल जाएगा कि वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अब इसमें बैठा देंगे, V का वैल्यू होता है कितना दिया गया है इसमें? 7। तो 7 गुना 7 7 7 49, आर का वैल्यू 5 तो 5, और टाइम हमारे पास 1200। गुना कर दीजिए 24 पचे 20 से, यानी कि 240 आ गया। 240 गुना 49 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। 24 9 2 16, 216 मतलब 24 गुना 9 24 9 2 16, हाथ में 21 हो गया, 24 96, 96 और 21 हो गया जा करके 97, 127, 127। ठीक है, इस चीज को हम लोग गुना भाग कर लिए हैं, आप भी गुना भाग के एक बार कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। और ये जो हमारे पास आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास जूल में। किस में आएगा? जूल में। ठीक है, और चूंकि एक चीज़ याद रखेंगे, ये जूल में है, तो अब याद रखते हैं कि 1 जूल को कैलोरी में बदलेंगे तो 1.87, सॉरी गलती,
4 पॉइंट होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 कैलोरी जूल इक्वल टू 1 कैलोरीज होती है। तो इसको कैलोरीज में डिवाइड कर देंगे तो लगभग 2810 आता है हमारे पास, कैलकुलेशन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसका सही आंसर में देखेंगे हम लोग, तो हमारा जो कैलकुलेशन में सही आंसर आता है लगभग 2810 आता है। ठीक है, 2810 कैलोरी आता है। तो 2810 कैलोरी ऑप्शन में नहीं था, तो 2800 है, तो ये ऑप्शन आपका लग गया। ठीक है ना। चलिए, डी नंबर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर सवाल में आते हैं। लोहा होता है, तो लोहा मतलब लौह चुंबकीय होता है। फेरोमैग्नेटिक इसको कहते हैं, जिसकी शैथिल्य सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, किस विभव मापी की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए, विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए। इसको याद रखेंगे हम लोग। इसका सही आंसर होता है ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए मेरे दोस्त, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा। तो जैसे ही ताप को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, वो घटेगा। तो क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये उल्टा होता है। ताप और प्रतिरोध एक दूसरे के 1/अपॉन उल्टा समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, अगर बढ़ाएंगे तो वो बढ़े घटेगा, घटाएंगे तो घटेगा। विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रवाह। तो यहाँ पे समझिए कि क्या लिखा हुआ है, शून्य विक्षेप होता है। तो जब शून्य विक्षेप होगा तब परिपथ में धारा नहीं बहेगी, यानी कि आंसर हो गया बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सवाल में देखिए मेरे दोस्त, बीबर मोबाइल आवेश। तो पहले बीबर किसको कहते हैं वो समझिए। सेमीकंडक्टर में एक होल्स पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। तो जो होल्स होता है उसी को हम लोग बीबर्स कहते हैं। तो होल्स मोबाइल आवेश वाहक होता है फॉरवर्डन ऊर्जा अंतराल में, फॉरवर्डन ऊर्जा अंतराल में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सवाल में देखेंगे भाई हम लोग, ट्रांजिस्टर की धारा में लाभ होता है। तो पहले ट्रांजिस्टर समझेंगे। ट्रांजिस्टर में 3 प्रकार के टर्म होते हैं, एक IC होता है, एक IE होता है, एक IB होता है। C का मतलब होता है कलेक्टर, जिसको हम लोग संग्राहक कहते हैं, और E का मतलब होता है उत्सर्जक। ठीक है, और B का मतलब होता है बेस, यानी कि आधार। इस चीज को समझेंगे, IC, IE और IB। धारा लाभ पूछा है, तो धारा लाभ इक्वल टू IC/IE का अनुपात होता है, संग्राहक बटा उत्सर्जक। तो यहाँ IC/IE यहाँ लिखा हुआ है बी नंबर में, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। 23 नंबर, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, काफी आसान सा सवाल, सोलर सेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, अगला सवाल में, विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग पहले समझेंगे कि इस टाइप से होता है। ठीक है, एक ऐसे लाइन जाती है और एक दूसरे कलर से मैं आपको दिखाता हूं कि एक ऐसे लाइन जाती है। ठीक है, तो यानी कि एक एक डाउनवार्ड में और एक होता है आपका अपवार्ड में। ठीक है, तो इस तरह से चलता है इसका। और ये जो ग्राफ होता है सिनुसाइडल ग्राफ होता है, साइन ग्राफ, जिसमें हमारा E क्रॉस B के समानांतर होता है। ठीक है, E क्रॉस B के समानांतर होता है, आपका सही आंसर चलेगा। नेक्स्ट में आइए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या उसको कहते हैं जिसमें रेडियस, जैसे कोई ये आपका गोला है, गोला का जो रेडियस होता है उसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो समतल दर्पण का कहीं भी रेडियस नहीं माना जा सकता है, इसलिए उसका अनंत होता है। क्या होता है, कहीं से गोल दिखाई नहीं पड़ता है तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, यानी अनंत हो गया। नेक्स्ट में आइए, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। तो ऊपर का उठना ये अपवर्तन का प्रारंभक होता है। ऊपर का उठना क्या होता है, अपवर्तन होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसमें कह सकते हैं हम लोग, अगर इल्यूजन का भाव होता है यानी भ्रम करने वाला भाव होता है तब परावर्तन हो सकता था। ठीक है, अपवर्तन प्रवर्तन मिला करके भ्रम पैदा कर सकता है। नेक्स्ट में आएंगे, चलिए, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर, इसको याद रखेंगे। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर। अगला सवाल देखिए, एक उभय उत्तल लेंस म्यू का वैल्यू देवल है 1.5। ठीक है,
तो अब सवाल यहाँ पर ये कर रहा है मेरे दोस्त कि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है प्रत्येक, यानी कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता, भैया क्षमता कहने का मतलब D, और D इक्वल टू 1/f, 1/f इक्वल का फॉर्मूला याद रखेंगे, म्यू माइनस 1/1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अब चूंकि दोनों सेम है लेकिन यहाँ लेंस क्या है, उभय उत्तल, तो ये माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस में। अब जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, द म्यू माइनस 1, तो 1.5 माइनस से कितना हो गया 0.5, और 1/20 1/20 तब 2/20। अब चूंकि पावर जो होता है हमारे पास मीटर में होता है, तो गुना क्या कर देंगे 100 से, पॉइंट हटा देंगे, जीरो चल जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 2 से 2 खत्म, 5 डायोप्टर। आपका आंसर कितना हो जाएगा 5 डायोप्टर। ठीक है, चलिए, और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इसका फॉर्मूला जो है एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा, हम नीचे लिख देते हैं। चलिए देखिए नीचे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पावर बराबर 1/, फोकस दूरी, और 1/, फोकस दूरी इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, ये मीटर में होता है, लेकिन अगर सेंटीमीटर में आपको दिया रहेगा तो गुना क्या कर देंगे 100 से। यदि ये सेंटीमीटर में हो तो 100 से क्या कर देंगे गुना, किसके लिए, मीटर से। ठीक है, मेन फॉर्मूला आपको इतना ही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग भाई। अगला सवाल हमारे पास क्या कहता है, एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है कि आवर्धक क्षमता कितनी होगी। तो आवर्धक ग्लास यानी कि सूक्ष्मदर्शी वाला है, तो फॉर्मूला इसमें भी आपको याद रखना होगा, मैग्निफिकेशन बराबर फॉर्मूला होता है 1 + D/F, D/F, जहां D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम सीमा 25 सेंटीमीटर, और F आपका क्या होता है, फोकस दूरी होता है। क्या होता है, फोकस दूरी होता है, D/F होता है। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशंस करते हैं हमारे पास। तो 1 + D 25, और फोकस दूरी नहीं पता, तो 12D हमारे पास फोकस है, तो फोकस बराबर क्या होता है 1/, पावर, और 1/, पावर यानी कि 12, इसको गुना कर देंगे हम लोग 100 से, तो 12 8 96, यानी कि लगभग 12 8 96, 12 3 36, 8.33। अब इसी को इसमें फिट करेंगे तो 8.33। अब जरा समझिए 8 है कम 8, अब 25 और 8 कितना होता है 33.33 बटा 8.33। अब इसको पढ़िए, लगभग 8 का 8 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौका 32, अप्रोक्स वैल्यू कितना आ रहा है 4। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, समझने से ज़्यादा बेटर है कि इस फॉर्मूला पर ध्यान आप दीजिए। ये जो रेड से मैंने आपको कवर किया है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 + D/फोकस। ठीक है, ये हमारा 29 नंबर सवाल था। अब धीरे धीरे आते हैं हमारे पास 30 नंबर सवाल पर। आपके सामने स्क्रीन पर धीरे धीरे साफ हो रहा है। विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता असमानता, तो कॉर्निया की दृष्टि क्या हो रही है, असमानता हो रही है। तो असमानता बोले, असममित बोले, असममित बोले, असमानता बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है, और ये अबिंदुकता होती है। इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका लेंस, बेलनाकार लेंस। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए होता है अवतल लेंस का प्रयोग, याद रखेंगे, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गोलीय बेलनाकार लेंस, इसका प्रयोग अबिंदुकता के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो एक्स किरणें, प्रकाश तरंग और अवरक्त किरण, ये तीनों के तीनों जो है आपका विद्युत चुंबकीय नहीं। कौन है, ध्वनि तरंग। तो ध्वनि तरंग है कौन सा भैया, तो ध्वनि तरंग जो आपका है वो आपका है अनुदैर्घ्य तरंग, यानी कि यांत्रिक तरंग। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये कैसा है, यांत्रिक तरंग है। या यांत्रिक तरंग में भी कौन सा, तो अनुदैर्घ्य। यांत्रिक तरंग में भी कौन सा, तो अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, नेक्स्ट नंबर में आइए, अगला सवाल में देखते हैं, जब प्रकाश की किरण एक स्लैब प्रकाश से प्रवेश करता है तो इसका तरंग दैर्घ्य। तो समझिए ये प्रकाश ऐसे ऐसे जा रहा है, मस्ती से जा रहा था, मस्ती से अचानक किसको आ गया, एगो स्लैब, ग्लास का स्लैब। अब इसमें भी तो जाएगा लेकिन चाल क्या होगा, धीरे धीरे घट जाएगा, तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, घट जाता है। चूंकि ये डेंस है, ये क्या है, डेंस, और बाहर क्या था, रेयर था, तो रेयर से डेंस में जाएंगे तो थोड़ा सा तरंग दैर्घ्य घट जाएगा। ठीक है, मुड़ता भी है। नेक्स्ट में आइए,
4 डायोप्टर क्षमता वाले फोकस दूरी, 4 डायोप्टर तो सीधे 1/4 कर दीजिए, गुना 100 कर दीजिए, 4 25 चौका 100, लगभग 0.25 मीटर। 100 इसलिए चूंकि ये सेंटीमीटर में आएगा और सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे तो 0.25। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक चीज फिर से बता देता हूँ कि लेंस की फोकस दूरी बराबर 1/पावर होता है, पावर को ही डायोप्टर कहते हैं, ठीक है, रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो क्वेश्चन को जरा सा समझेंगे। हम्प्री श्रेणी, फंड श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, तीनों के तीनों आता है किसमें? अवरक्त श्रेणी में, अवरक्त श्रेणी में। और लाइमन श्रेणी जो आता है पराबैंगनी श्रेणी में आता है, पराबैंगनी में, किसमें? पराबैंगनी। तो हमसे पूछा है नहीं, और ऐसे वाले क्वेश्चन को ध्यान देखना है, नहीं तो नहीं कौन है? लाइमन श्रेणी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल में है थोरियम 230 और 90 का एक परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो न्यूट्रॉन की संख्या होती है 230 में से 90 माइनस होगा 140। ऐसा किस लिए? चूंकि वेट माइनस नंबर होता है, एटॉमिक वेट माइनस नंबर होता है, ठीक है। फॉर्मूला A माइनस जेड कर सकते हैं, तो आपका कितना होता है? 140, ठीक है। नेक्स्ट नंबर में आइए, कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? तो भैया कांच के लिए क्रांतिक कोण 42 डिग्री, याद कर लीजिएगा, और ये सेम कभी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया में, क्वेश्चन को जरा सा समझिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा IE, उत्सर्जक का मतलब होता है IE, और आधार का मतलब IB, तथा संग्राहक का मतलब क्या होता है? IC में संबंध। तो भैया ये जो फॉर्मूला होता है इसमें याद रखेंगे कि IC इक्वल टू, फॉर्मूला होता है IC इक्वल टू IE माइनस IB, यही आपको ध्यान देना है। IC इक्वल टू IE माइनस IB, जो कि फर्स्ट नंबर मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर में दी गई सारणी उसका नाम, आप इसको ध्यान से देखिए तो 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये सब जगह एक दूसरे का गुना किया हुआ है ना? तो गुना करना यानी कि ये डॉट भी, और डॉट का मतलब हो गया एंड गेट। कौन सा गेट? एंड गेट। चलिए नेक्स्ट नंबर 40 नंबर नैंड गेट था। एंड अभी एंड पढ़े थे कि ये डॉट बी होगा, और उसमें न लग गया यानी कि एन लग गया तो नॉट, का नॉट का मतलब उल्टा, यानी कि फर्स्ट नंबर सवाल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर में आइए, मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विपरीत का मतलब उल्टा मेरे दोस्त, उल्टा का मतलब क्या हो गया? बी मॉडुलंस, बी मॉडुलंस। नेक्स्ट में आएंगे हम लोग न्यूट्रॉनों के नाभिकों की संख्या। तो भाई मेरे कि ये हमारा एलिमेंट है, और नीचे हमारे पास परमाणु संख्या, और ऊपर हमारे पास परमाणु द्रव्यमान। तो न्यूट्रॉन्स बराबर क्या होता है? ये इसमें माइनस होता है, यानी A माइनस जेड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसी तरह से हमारा फिजिक्स का टारगेट मॉडल पेपर 1 समाप्त होता है, और लगातार वीडियो श्रृंखला आपको चाहिए, यानी कि आप लगातार हमसे गुजारिश करते हैं, चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, और जो भी न्यू यूजर्स हैं, न्यू भाई बहन हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमेशा जुड़े रहें, ठीक है। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।